हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक 8.7 दैट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें हम जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका भी कुछ रेफरेंस लेंगे और जो हम आगे देखेंगे वो तो हमें देखना ही है। खैर, इसमें आपको मेन चीज़ ध्यान देने वाली बात है, हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी होती है किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी रखी है तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर रहती है। जैसे कि मान लो ये पृथ्वी की रेडियस RE है, मास ME है और यहाँ पे H1 की हाइट पर एक पॉइंट मास M रखा है और यहाँ पर जब ये कोई यहाँ की बजाय अगर यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता, कहीं पर भी होता तो इट इज़ हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक बॉडी जो कि मतलब गिवन पोजीशन पर है, बॉडी में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी रहती है। इफ़ ड्यू टू फोर्स पोजीशन चेंजेस देन पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू इक्वल वर्क डन ऑन बॉडी। यानी कि अगर इस बॉडी पर कोई बाह्य फोर्स अगर हम लगा दें, इसकी पोजीशन बदलेगी। मान लो H1 से H2 पर पोजीशन बदली जाती है, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस का होती है टू किसके बराबर होगी, इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। इस पर जो वर्क डन होगा उसके बराबर वो होगी जो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज होगी। दिस वर्क डन ऑन द बॉडी बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो ये जो है जो चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में वो पाथ पर निर्भर नहीं करती है, वो सिर्फ स्ट्रेट डिस्टेंस को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड दिस फोर्स जो हम फोर्स इस पर लगा रहे हैं दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव, यानी कि वो मरता नहीं है, वो हमेशा रहेगा। सिमिलरली ऐसे ही जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो भी कंजर्वेटिव इन नेचर है। दैट फोर्स, ध्यान रखना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड इस फोर्स की सहायता से, कौन से फोर्स की सहायता से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि कंजर्वेटिव है, इसकी सहायता से हम बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को जो हमने पोटेंशियल एनर्जी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से निकाली है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम रफली अब कैलकुलेट करते हैं, इसके कई हिस्से हम देखेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो पहले मोटा मोटा देखते हैं क्या है, फिर उसे और थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। तो इसके लिए ये डायग्राम कंसीडर कीजिए, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ये अर्थ है जिसकी रेडियस RE है, इट इज़ हैविंग मास ME, एक पॉइंट मास है, H1 हाइट पर रखा है, इसे हम यहाँ से H2 हाइट तक ले जाएंगे। तो इस स्थिति में इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अब क्या है, इसे केस नंबर 1 मान लो। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वर्क डन की हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं फॉर H1 एंड H2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हम हाइट पर ले जाएंगे ये जस्ट एबो है, ये याद रखना है। ये H1 के जस्ट ऊपर H2 है। और दूसरी कंडीशन क्या है, और कंडीशन है H1 एंड H2 आर बोथ वेरी मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, ये कंडीशन है। ठीक, तो दो कंडीशन होगी, एक तो H1 और H2 जो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, दूसरा है कि H1 के जस्ट ऊपर H2 है। इनको ध्यान में रखते हुए हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये बहुत छोटे होते हैं RE से, तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स F कितना रहता है, वो mg, ये आपको पता है। और ये किस कंडीशन में, जब ये H1 H2 बहुत छोटे हैं। ठीक है, अब m को हम H1 से H2 तक ले जाएंगे, उसमें कुछ वर्क डन होगा। उस वर्क डन को मान लो हम W12 लिख देते हैं, W12 इस ये किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस।
फोर्स कितना है हमारा mg, और डिस्टेंस कितना है h2 माइनस h1, ठीक है, h2 माइनस h1, ये आपका ये हो गया। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इक्वेशन 1। अच्छा, और इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, mg h2 माइनस mg h1, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं w h2 माइनस w h1। इसमें मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। लेट, अब ये हम आर्बिट्रेरी, यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ वो आर्बिट्रेरी है, मतलब इसका इससे आगे संबंध है, लेकिन फिलहाल हम इसे जो है ऐसे ही जनरली डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ से क्या है, माना हमने लेट पोटेंशियल एनर्जी पीई एट हाइट ए, कोई भी हाइट है, कोई भी हाइट है, एट हाइट एच, ये हमने वैसे ही मान लिया है। एच पर हमें पी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो हमारी होगी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एच इज इक्वल टू एम जी एच प्लस W0, ठीक। कंफ्यूज मत होना, ये एक जनरल टर्म है, ठीक है, या इसे याद रखना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये हो गया W0। अब ये W0 क्या है, W0 है इट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, एंड इट इज़ एट सरफेस ऑफ अर्थ। ये W0 एक कांस्टेंट है और पृथ्वी के सरफेस पर है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी है ये, ठीक है, ये एक सा है ये W0, ठीक। तब इस कंडीशन में क्या होगा, जो W12 है विल बी इक्वल टू WH2 माइनस WH1। ये कहाँ से आ गया, यानी कि ये तो हमने ये इसके आधार पर रखा था। अब इसके आधार पर देखिए ये, अब ये बोलता है इसके अनुसार इसमें WH2, ध्यान देना ज़रा, WH2 इसकी जगह अगर हम ये लिखें MgH2 प्लस W0, क्योंकि ये कांस्टेंट है पृथ्वी के सरफेस पर, तो इसके लिए ये आ गया माइनस MgH1 प्लस W0, ये पृथ्वी के को उस पर है। तो अगर इसे मल्टीप्लाई नेगेटिव का यहाँ पे करेंगे तो W0 से W0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ के बजाय आप इसे यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है, वो हमने इससे निकाली है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो इससे हमें क्या मिला है, इट सेज W12 वर्क डन ऑन ए पार्टिकल टेक विद ए फोर्स टेकिंग फ्रॉम H1 टू H2। जो पार्टिकल M पार्टिकल है, M मास का, उस पार्टिकल को H1 से H2 तक ले जाते हैं, तो उस केस में हम जनरलाइज क्या बोलते हैं कि W1 ऑफ ए पार्टिकल हुज मास M इज डिफरेंस इन PE एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैं दोबारा बताता हूँ, जो W1 जो डिपेंडेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, ठीक है। अब ये जो है हमने H1 जो जस्ट एकदम ऊपर था उसके लिए कैलकुलेट किया है, वो भी एक जनरल टर्म है, अभी हम असली पे नहीं आए हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, ये जो रिजल्ट हमें मिला है इट इज़ नॉट वैलिड इफ़, ये रिजल्ट वैलिड नहीं है अगर जो पॉइंट्स हैं वो आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पर रखे हैं। आर्बिट्रेरी मतलब कोई कहीं है कोई कहीं, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर था और ये इधर होता, तो ये जस्ट ऊपर नहीं आया,
तो ये आगे पीछे हो गए। एग्जैक्ट ऊपर के लिए ये वैलिड था, लेकिन हर एक जगह के लिए ये वैलिड नहीं। मान लो ये हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची होती, ग्रेटर देन आर, या बहुत ज़्यादा बड़ी होती, तब भी ये रिजल्ट फेल हो जाता। ठीक है, तो जनरलाइज टर्म निकाल लेते हैं हम। अब जनरलाइज निकालते हैं कि ये तो हो गया एक मोटे तौर पर। अब एक स्पेसिफिक फार्मूले की ओर चलते हैं हम। वो क्या है? हमें पता है कि एक पॉइंट जो पृथ्वी से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, मान लो ये अर्थ है, और एम एक पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। ये ध्यान रखना, इसमें इस आर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी शामिल है, और यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी की रेडियस भी शामिल है, जो अब हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, उस कंडीशन में फोर्स विल बी इक्वल टू जी एम ई, यानी कि अर्थ का मास और पार्टिकल का मास अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला ये हमें पता है। ठीक है, एंड W12 वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम ले जा रहे हैं, टू सेंड R1 टू R2 डिस्टेंस पे हम ले जा रहे हैं वर्टिकली। ये वर्टिकली यानी कि जस्ट एक के ऊपर एक पॉइंट वर्टिकली। उस कंडीशन में जो इक्वेशन 1 है, उसे जो हम एग्जैक्ट जो निकालेंगे वो निकालेंगे इक्वेशन 1 को। इसके अनुसार हम निकालते हैं वर्क डन टू कैरी ए पॉइंट मास m फ्रॉम R1 डिस्टेंस टू R2। वो निकालने के लिए हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, R1 से R2 जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करके आपको मिलेगा माइनस जी एम ई 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये वाली, ये दिस बिकम्स, यानी कि दैट इज एट डिस्टेंस आर पोटेंशियल एनर्जी WR। अब इक्वेशन नंबर 2 है, ये था इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार चले थे ये जो हमने कैलकुलेशन किया। अब इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी WR विल बी इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर प्लस W1। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, अभी बताता हूँ क्या है ये। R ग्रेटर देन आर ई, यह आपकी बुक में सिर्फ कैपिटल R लिख रहा है ये वाला, तो ये आर ई है पृथ्वी की रेडियस। ठीक है, R इज ग्रेटर देन आर ई। अब ये जो W0 था, इट वाज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहीं पर भी। ठीक, और ये जो W1 है, ये W1 इज पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। ये था सरफेस पर, और ये W1 है पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। ध्यान रखना, डायग्राम को ध्यान रखना और इक्वेशन को भी। और मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को लेटेस्ट लेक्चर मिलते रहें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया इनफाइनाइट। तो 10 इट मीन्स जो इक्वेशन नंबर जो आपकी थी, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी? W12 इज इक्वल टू WH2 माइनस WH1 एंड दिस इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन होगी। एक तो ये पहली वाली होगी और एक ये वाली। ये क्या दिखाती हैं? दीज शो दैट डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स हैज़ ए डेफिनेट मीनिंग। ये और ये इक्वेशन दिखाती हैं कि
पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, दे आर हैविंग डेफिनेट मीनिंग। ठीक है, अब इसकी ओर चलते हैं। अगर ये W1 कैसे ही 0 हो जाए, ये W1 इफ W1 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट P इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये पोटेंशियल एनर्जी थी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमने इसको जो पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया है। अब जब 0 मान लिया तो ध्यान देना ज़रा, एक इनफाइनाइट पॉइंट है पृथ्वी से, ये पृथ्वी है, ये इनफाइनाइट दूरी पर है। यहाँ पर हमने W1 को कह दिया कि ये 0 है। अगर ये 0 होता है, अगर इस पॉइंट को हम ये पृथ्वी की ओर लाते हैं और पृथ्वी से यहाँ से और यहाँ तक जब लाए तो मान लिया इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक जो हो जाती है, थोड़ी देर के लिए मान लो R है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखना, इफ़ W1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एट इनफाइनाइट इफ़ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब क्या होगा, देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, ये पॉइंट P, एट पॉइंट P यहाँ से यहाँ तक लाए, लेकिन डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक काउंट कर रहे हैं। ठीक, देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया है। ठीक है, ये इसकी एक तरीके से डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसी को ही हम एक्सटेंड करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे बोल देते हैं V। ठीक है, इसकी डेफिनीशन ये है। डेफिनीशन क्या है, डेफिनीशन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपकी बुक में लिख रहा है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करूँगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स F, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स F of Earth is defined as the potential energy of a particle of unit mass, यूनिट का मतलब एक, जिसका एक हो, वैल्यू एक हो, ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R। ये इससे प्रकट किया जाता है, और ये किसके लिए वैलिड है, जब हम जो है जो R जो इनफाइनाइट था उससे ये टेंड्स इनफाइनाइट से जब V इज इक्वल टू 0 तक आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम ला रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, वो है टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ बॉडीज पार्टिकल्स। ये क्या है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम को आपको बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो ये पृथ्वी है, इसे मान लो पृथ्वी m1 को, तो उस अगर ये कई मास पर होता और कई डिस्टेंसेस पर होता, जैसे कि ये पृथ्वी me हो गई, और एक मास यहाँ पर है m2, एक यहाँ पर है m3, एक यहाँ पर है m4, तो अलग अलग डिस्टेंस के लिए ये और ये दोनों तो सेम रहेंगे, यानी कि ये पृथ्वी का मास हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R3 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R4 है, तो यहाँ ये हो जाएगा m2 अपॉन R2 प्लस m3 अपॉन R3 प्लस m4 अपॉन R4। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।